गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो, यानी कि अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और इस वक्त हमारी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में है और आज के हमारे खास मेहमान यानी कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़। धन्यवाद। पहला और सीधा सवाल, 3 सालों में धारा अनुच्छेद 370 हटने के बाद आपने क्या बदलाव देखा और जिस तरह से आप यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, कितना चेंज आपको देखने को मिला है सर? मैंने क्या देखा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों ने क्या देखा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से विचार करेंगी, पहले भी आप आई हैं, लोगों से मिली हैं जी, उनकी भावनाओं को आपने समझा है। तो एक तो बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि देश की संसद ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण कानून 890 से ज्यादा जो देश के बाकी हिस्सों के नागरिकों को अधिकार देते थे, उनके विकास और उनकी भलाई के लिए काम करते थे, वो सभी अधिकार अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को प्राप्त हो गए। ऐसे ही वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों या पीओके से आए हुए लोग हों, पूरे देश में उनको सब कुछ अधिकार था, यहाँ उन्हें कोई अधिकार नहीं था। तो ये सब लोग उन अधिकारों के कारण समर्थवान हुए। बदलते जम्मू कश्मीर की हमने बात की। अब जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि हड़ताल की बात हो गई या यहाँ पर जो लोग हैं उनके मुद्दों की बात हो गई, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से कश्मीरी पंडित पिछले काफ़ी समय से हड़ताल पर हैं, धरने पर हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं तो हम काम कैसे करेंगे। हालांकि इसको लेकर आपने ये भी कहा कि अगर काम आप नहीं करेंगे तो आपको सैलरी नहीं दी जाएगी। 2 टूक बात आपने रखी। आप कह लीजिए तो मैं बताता हूँ। जी, आपने ये भी उनको भरोसा दिलाया कि सुरक्षा आपको मुहैया कराई जाएगी। तो ऐसे में सर कहाँ पर समस्या कहाँ पर आ रही है इन्हें समझाने में या फिर सुरक्षा को लेकर? देखिए, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। एक तो एक आदत हो गई कि संदर्भ के अलग एक वाक्य पकड़ करके ही टीवी चैनल्स या मीडिया के लोग दिखाते हैं, उससे कभी कभी सही भावना नहीं पहुंचती है। मैंने जो बात वहाँ कही थी लगभग उसको उसी तरह दोहराता हूँ। मुझसे किसी पत्रकार ने सवाल पूछा था जी, तो मैंने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। ये सही है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ हुई थी, उनका पुनर्वास हो, रिहेबिलिटेशन हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई और उस योजना का हिस्सा था 3000 नौकरी 3000 घर फर्स्ट फेज में। नौकरी मिले, घर मिले और जब एक जगह सब लोग रहेंगे तो उनकी व्यापक सुरक्षा का भी, प्रॉपर सुरक्षा का भी इंतजाम हो सकता है। तो मैं केवल उसमें ये कहना चाहता हूँ कि पहले जगह नहीं मिलती थी, पद नहीं भरे जाते थे, अब हम सिंसियरिटी के साथ पद भी भर रहे हैं, घर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि 10 दिन में हम बनाते। ये भी सच है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, कुछ कश्मीरी पंडित या मैं कहूँ कि कश्मीरी माइग्रेंट साथी हमारे हिंसा के शिकार हुए। ये मैं जानता हूँ, कुछ लोग बयान अखबार में देते हैं, लेकिन मैं बयान नहीं देता हूँ। मैं इसे गंभीरता से मानता हूँ कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। फिर भी अगर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो एक संवेदनशील प्रशासन क्या कर सकता है, ये हमने करने की कोशिश की है। दूसरा, उनका एक लंबे समय से उनकी एक मांग थी कि उनके प्रमोशन रुके हुए थे। तो प्रशासन की नीयत को समझना चाहिए कि सारे प्रमोशन हमने कर दिए, घर जल्दी से जल्दी बन जाए क्योंकि वो अस्थायी समाधान होगा, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम रहे, इसके लिए मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। 31 अगस्त तक का वेतन दे दिया गया। तो काफ़ी कर्मचारी कश्मीरी माइग्रेंट्स में भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं काम कर। उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे संवेदनशीलता के साथ हमने कोशिश की है आपकी समस्याओं का समाधान करने की, आपको सुरक्षा मिले इसके चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे।
लोग काम करें। हाँ, ये सच है कि मैंने ये कहा था कि भाई घर बैठ के वेतन देना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि प्रशासन नियमों से चलता है, सरकार नियमों से चलती है। तो इतनी बात कही थी, लेकिन अब उसमें से एक ही लाइन कही जा रही है कि घर बैठ के वेतन कैसे दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि मेरे मंतव्य को समझने की जरूरत है, और यही बात मैंने जो वहां कही थी वही दोहरा रहा हूं। ये कश्मीरी पंडितों की हमने बात कर ली और आप लगातार उनसे अपील भी कर रहे हैं कि काम पर आप लोग लौट आए, सुरक्षा भी। ऐसा है कि अधिकांश लोग काम पर हैं। मैं फिर इसको क्लैरिफाई, जो बचे हुए हैं उनसे आप लगातार अपील कर रहे हैं। मैं चाहता हूं करना चाहिए। बात कर लेते हैं नार्को टेररिज्म की। देख रहे हैं किस तरह से बढ़ते जा रहा है नार्को टेररिज्म, और ड्रग्स की चपेट में हम कहें तो इस वक्त कश्मीर के युवा जो हैं, आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से यहाँ दिन ब दिन जो परिस्थिति है वो बिगड़ते जा रही है। तो इस पर लगाम लगाने के लिए आपको क्या लगता है सर, कहाँ कमी रह गई? क्योंकि लगातार प्रशासन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि यहाँ नार्को टेररिज्म किस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो आपको कमी कहाँ लग रही है और किस दिशा में काम किया जा रहा है? देखिए, पूरे देश में 227 जिले हैं जो इसके प्रभाव में। जम्मू कश्मीर के भी 10 जिले नशे के शिकार हो गए वहां के नौजवान। भारत सरकार भी बहुत गंभीरता से, भारत सरकार का गृह मंत्रालय इस पर गंभीरता से काम कर रहा है, और जम्मू कश्मीर प्रशासन भी पूरी तत्परता से इसमें एक मुहिम बना करके काम कर रहा है। देश के गृह मंत्री जी ने भी इस संदर्भ में कई बैठकें ली हैं। जो फैसले राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए हैं, हम जम्मू कश्मीर में उसे पूरी तरह से लागू करने के लिए तत्पर हैं। यहाँ नार्को टेरर एक सोची समझी चाल है। आप जानती हैं किसकी चाल है। अब उस पार से जैसे ही ये इस तरह के मादक पदार्थ आते हैं, उनके मूल्य में काफी वृद्धि हो जाती है। एक बड़ी आबादी खास तौर से नौजवानों की उस नशे की शिकार हुई है। उसके कई पहलू हैं। एक, हमारी पुलिस को जो कार्रवाई करनी है, भारत सरकार ने भी एक संस्था बनाई हुई है इसको लेकर के, कौन सी जांच उनको करनी है, ये सब काम तेज गति से किया जा रहा है। गिरफ्तारियां और सीजर पिछले 1-1.5 साल में काफी मात्रा में बढ़े हैं। और अभी एक जन अभियान हमने चलाया था, बैक टू विलेज। उसमें एक लक्ष्य भी हमने रखा था कि सरपंच और जो यूथ क्लब हमने बनाए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पंचायतों में चिन्हित करेंगे कौन है जो नशे का शिकार है। नशे के शिकार आदमी को, नौजवान को हम कल्प्रिट नहीं मानते। जो कैरियर है, जो लेके पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, और इसको जड़ से मिटाने की भी कोशिश की जा रही है। समाज कल्याण विभाग जो हमारा है, वो इस तरह के केंद्र भी चला रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट को भी निर्देश दिए गए हैं ताकि ये जो नौजवान जिन्हें इनकी आदत बिगड़ गई है, उन्हें कैसे जल्दी से जल्दी स्वस्थ बनाना और उनको एम्प्लॉयमेंट की दिशा में ले जाना। तो ये एक मिला जुला स्वरूप है जिसमें हम सब काम कर रहे हैं। उसमें हमारी पुलिस भी है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, यूथ स्पोर्ट्स को भी हम लोगों ने जोड़ा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्थिति निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में भी, पूरे देश में भी भयावह रूप लेती जा रही, और ये एक साजिश है कि देश की युवा पीढ़ी को कैसे बर्बाद किया जाए। भारत की ताकत जिस तरह से दुनिया में बढ़ रही है, मुझे लगता है कि मैं मानता हूं इस कॉन्स्पिरेसी का भी ये हिस्सा हो सकता है। तो इसको इस दृष्टि से भी देखने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री जी ने भी शुरुआत में, आपको ध्यान होगा कि इसको लेकर के देश को सजेस्ट किया था। तो हम लोग शिद्दत से इस पर काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें भी सफलता हमें मिलेगी। 15 अगस्त को जब मैंने अपना भाषण किया था, तो उस दिन भी मैंने जो बात कही थी, यही कही थी कि जम्मू कश्मीर हम कैसा बनाना चाहते हैं। तो भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त। तो ये हमारी 4 निष्ठाएं जो हैं, मैं कह सकता हूं कि इन 4 निष्ठाओं को पूरा करने के लिए प्रण प्राण से हम सब जुटे हुए हैं। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, लेकिन रोजगार युक्त। और जब हम देख रहे हैं कि नार्को टेररिज्म की, जैसा कि हम और आप चर्चा कर रहे हैं, तो बात आ जाती है बेरोजगारी पर। बेरोजगारी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, और यही कारण है कि अधिकतर युवा अगर बेरोजगार हैं तो इस दिशा में जा रहे हैं। रोजगार को लेकर सवाल है सर कि जब 370 हटाया गया था, तो
वायदे किए गए थे, जनता को कहा गया था कि बड़े निवेश जम्मू कश्मीर में होंगे, रोजगार बढ़ेगा, जो यहाँ की आम जनता है उनके लिए कार्यभार बढ़ेगा। तो निवेश कितने हैं, कहाँ तक हैं, अगर आप आंकड़ों के जरिए हमें समझा सके, और जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो कहाँ तक संभला है? आपने जो बात की उससे थोड़ा मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जी। बेरोजगारी और आतंकवाद का कोई नाता नहीं है, ये मैं जरा आपको भी बताना चाहता हूँ और जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, इसलिए बात मैं यहीं से शुरू करता हूँ। गरीबी और बेरोजगारी यहाँ से कम नहीं है झारखंड के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, तो इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन मेरा दायित्व है जम्मू कश्मीर को देखना, तो वो मैं अब शुरू करता हूँ। 370 हटने के बाद स्थिति बेहतर होगी ये कहा गया था और स्थिति बेहतर हुई है, जिसमें निवेशक काफी रुचि ले रहे हैं। तो अब आंकड़े मैं बताता हूं आपको। 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। 38,080 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पल्ली पंचायत सांबा जिले में यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूरी पर किया था। मेरा अपना अनुमान है किसी भी हाल में 60-65 हजार करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ये कहा गया कि फर्स्ट डीलिमिटेशन, देन इलेक्शन, देन स्टेटहुड। डीलिमिटेशन हो चुका है, परिसीमन के बाद देखा हमने कि जम्मू में सीटें भी बढ़ाई गई हैं, तो इलेक्शन कब? जम्मू में सीटें बढ़ाई गई हैं, कश्मीर में भी सीट बढ़ी है, टोटल 7 सीटें बढ़ी हैं और वो काम न आपका है न मेरा है। डीलिमिटेशन कमीशन एक संवैधानिक संस्था द्वारा निर्मित कमीशन है, उसमें न्यायपालिका की एक वरिष्ठ न्यायाधीश रही हैं, तो उन्होंने विजडम के आधार पर किया। उस फैसले पर मुझे लगता है कि हम लोगों को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जहां कई चीज़ों पर विचार करके डिलिमिटेशन का काम पूरा हो गया। ये सच है कि पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री जी ने यही बात कही थी जो आपने अभी मेरे सामने कहा, डिलिमिटेशन फर्स्ट, इलेक्शन सेकेंड एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। वो शब्द जो आपने छोड़ दिया था उसको मैंने जोड़ दिया। डिलिमिटेशन हो गया, इलेक्शन स्वाभाविक रूप से भारत लोकतंत्र की जननी, यहाँ चुनाव होगा ही और जम्मू कश्मीर में भी होगा, लेकिन कौन कराएगा, कब होगा, इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग नाम की एक संवैधानिक संस्था बनाई। अब इलेक्टोरल रोल नया बने, मुझे लगता है कि 5 साल पहले की मतदाता सूची पर तो चुनाव नहीं हो सकता था। उस समय जो 14 साल का था, 13 साल का था, वो नया मतदाता हो गया, तो वो काम अभी खत्म हुआ है। सर, अब जरा बात कर लेते हैं। लगातार आपका ये बयान आता रहा है और आप साफ तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि बेगुनाहों को छेड़ो मत और गुनाहगारों को छोड़ो मत। और इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता रहा है। विपक्ष ये आरोप लगाते रहा है कि हमें नज़रबंद किया जाता है, हमें बातचीत करने का मौका नहीं दिया जाता है, या फिर पहले की तरह अब हमारी परिस्थिति नहीं है। तो इन आरोपों के जवाब में आप इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कैटेगरिकली एक बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियों की पूरी स्वतंत्रता है। किसी को भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं रोका जाता है। खूब लोग रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। अब इसमें अगर रोक रहती तो ये कैसे हो सकता था? जब ये बात कही जाती उसी समय लोगों ने खूब मतदान किया है, ऐसा मतदान किया है जो कभी नहीं हुआ था। 90 साल के बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने वोट किया, नौजवानों ने वोट किया। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक काम करने वालों पर न कोई रोक है, न कोई नजरबंद है। सर, और मैं घर ले लिया गया, ये भी कहा जा रहा था। एक बात मैं जोर दे के कह रहा हूं कि आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल सोशल वर्कर नजरबंद नहीं है। ठीक, तो ये मैं बहुत कैटेगरिकली कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज की तारीख में घर ले लिया गया, ये मुझे लगता है कि आपको जानकारी नहीं है।
ये आरोप है, लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं सर। हमारा काम सवाल करना है, तो आपका काम तथ्य जानना भी है। मुझे लगता है तथ्य सर आप ही बताएंगे, इसलिए आप आज इस मंच पर हमारे साथ हैं। जानना भी है। किसी भी व्यक्ति को जिसको सुरक्षा मिली हुई, सुरक्षा उसकी एक कमेटी है SEC जो मूल्यांकन करती है कि इन पर कितना खतरा है और सुरक्षा उस हिसाब से दी जाती है। वैसे ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इन लोगों के सबके घर खाली करा दिए जाएं। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे लोगों को घर दिया गया है। जिस ओर आप इशारा कर रही हैं, उनको भी अच्छा घर प्रशासन ने ऑफर किया था उसी के साथ, और ये देश में और हर जगह परंपरा है। पूर्व राष्ट्रपति जी भी राष्ट्रपति भवन से निकलते हैं, उन्हें घर दिया जाता है। तो ऐसा किसी के साथ भेदभाव जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है। उन्हें भी सरकार प्रशासन की ओर से घर का ऑफर था। ये उनकी मर्जी है कि वो स्वीकार करें या न करें। सर, न्यू लैंड रूल को भी लेकर हम देख रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि डिस्पावर करने की कोशिश की जा रही है, और इस पर भी सवाल लगातार जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। ये जो भूमि कानून है, यहाँ बड़े रिग्रेसिव कानून थे और कोई सिस्टम नहीं था। और मैं कई बार कहता हूँ कि महाभारत न हुआ होता अगर लैंड रिकॉर्ड ठीक रहे होते तो 5 गांव तो कृष्ण भगवान दिलवाई दिए होते। तो यहाँ हम लोगों ने बड़ा काम किया है लैंड डिजिटाइजेशन का। 32 लाख लोग हैं जिनके पास जमीन है। 31 लाख लैंड पासबुक हमने जनरेट कर दिया है 3 भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। 22 लाख लोगों को पासबुक हम दे चुके हैं। जो बचा है ये काम भी हम जल्दी से कर देंगे। तो एक बड़ा भी ऐतिहासिक काम जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने किया है। एक अभी जिस का जिक्र आपने किया है, सरकारी जमीनें जो पता नहीं अमूल्य संपत्ति में कह सकता हूँ, कौड़ी के दाम पर लोग लंबे समय से चला रहे हैं। रूल ऑफ द लैंड वही है। हमने वही कहा है कि भाई जिस ऑक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप ऑक्शन करेंगे, उनके पास स्वतंत्रता है, वो उसको लें। सर, एक तरफ टारगेट किलिंग्स बीते कुछ दिनों में यहाँ बढ़ी हैं, दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और तीसरी ओर आप लोगों ने प्रस्ताव रखा कि G20 जम्मू में भी कराया जाए। तो एक तरफ सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, दूसरी तरफ ये प्रस्ताव हैं। आप कैसे इसको देखते हैं? टारगेटेड किलिंग बढ़ी है, गलत। सुरक्षा का खतरा बढ़ा है, गलत। मैं आंकड़ों के आधार पर साबित करता हूँ। हाँ, ये सच है कि कुछ लोगों, बेगुनाह लोगों की जान गई है, और 30 साल से जो लगातार आतंकवाद का दंश से जम्मू कश्मीर झेल रहा था, और जो लोग प्रायोजित ढंग से इसे चला रहे थे, उनको ये बात पसंद नहीं है कि 2 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर घूमने आए। उनको ये बात पसंद नहीं है कि यहाँ का कृषि उत्पादन बढ़े। उनको ये बात पसंद नहीं है कि यहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आवे। उनको ये बात पसंद नहीं है कि यहाँ की इकॉनमी बढ़े। तो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए दोहरा करके निरपराध लोगों को, निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हैं। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, 2 करोड़ लोग क्यों आते? लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। अमरनाथ जी की यात्रा हुई, 3,86,000 लोग आए। आप उस समय भी यात्रा में आई थी, बड़े थ्रेट मिल रहे थे, वो यात्रा भी, और इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है। आज सबसे कम आतंकवादी रह गए, डबल डिजिट में। ये आंकड़ा उठा करके पिछले अनेक सालों का देखिए, 172 आतंकवादी और 42 फॉरेन टेररिस्ट इस साल मारे गए। अभी कुछ दिन बचा है, मुझे लगता है आंकड़ा भी बदल सकता है। तो मैंने पहले ही आपको जिक्र किया कि न हड़ताल हो रही है, स्कूल 200 दिन चले हैं। कभी ऐसा होता ही नहीं था। लोग अपना काम अमन चैन से कर रहे हैं, और यहाँ के लोग भी ऊब गए हैं ऐसी व्यवस्था को देखते देखते। वो भी अमन और चैन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना काम कर सकें अपने मन से। सर, तो क्या मान कर चले G20 जम्मू में हो रहा है? G20 की एक बैठक कश्मीर में प्रस्तावित है, 3 दिन की बैठक है। जम्मू का अभी तय नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जम्मू में भी कार्यक्रम हो, और हम उसकी बैठक कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बैठक ली थी ऑनलाइन, जिसमें तैयारियों का जायजा भी लिया था, कुछ निर्देश भी दिया था।
मैंने भी अपने स्तर पर प्रशासन की बैठक की है। सर, एक अहम सवाल हो जाता है। विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं LOC से लेकर LAC तक खतरा है, चीन से लेकर पाकिस्तान तक हमारे देश को खतरा है, और वो भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ का प्रशासन जो है वो उनको अनुमति देगा? देखिए, LOC और LAC देश के रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सेनाओं के हमारे वरिष्ठ अधिकारी इस पर बयान दे चुके हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जहां तक जम्मू कश्मीर की सीमाओं का सवाल है, सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारे सेना के बहादुर जवान दिन रात चौकस होकर के पूरी निष्ठा से मातृभूमि की रक्षा में लगे हुए हैं, तो कोई इस तरह का खतरा मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बात कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का जहां तक प्रश्न है, निश्चित रूप से जब यात्रा यहाँ आएगी तो उनको कोई रोक नहीं। हाँ, कोविड की एक नई परिस्थिति पैदा हुई है, वो परिस्थिति उस समय तक कैसी रहती है इसका मूल्यांकन करना होगा। सब कुछ ठीक रहेगा तो मुझे लगता है कि हमने पहले ही कहा कि यहाँ राजनीतिक गतिविधि पर कोई रोक नहीं, उनकी पूरा सुरक्षित यात्रा हो उसका इंतजाम किया जाएगा अगर कोविड की स्थिति सामान्य रही तो। कोविड को लेकर तैयारियां यहाँ पर कितनी दुरुस्त है सर? आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, कोविड से निपटने में हम सफल रहेंगे। आखिर में आपने हमें सर समय दिया और तमाम देश की जनता आपको देख रही है, खासकर जम्मू कश्मीर की जनता आपको देख रही है। नए साल के मौके पर आप हमारे माध्यम से, हमारे इस मंच से उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं उनको एक तो आने वाले नव वर्ष की शुभकामना देना चाहता हूं और उनसे एक अनुरोध मैं करना चाहता हूं कि प्रशासन की जो नीति है पीपुल फर्स्ट, उसी नीति पर हम आगे चलेंगे और नया साल और बेहतर हो जम्मू कश्मीर के लिए। जो ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर देश का मुकुटमणि था, देश को मार्गदर्शन देता था, वो स्थिति जम्मू कश्मीर की फिर से बने, इसका हम सब मिलकर के प्रयास करें। और आपको भी आने वाले नव वर्ष की बहुत शुभकामना। धन्यवाद सर, आपको भी नए वर्ष की शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के LG हमारे साथ जुड़े और सभी सवालों के बेबाकी से यहाँ पर जवाब देते हुए नजर आए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़ और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।